सीरिया में, पूर्वी सीरिया में सीमित अघोषित ठिकाने हैं। तेल क्षेत्र और आईएसएस की निगरानी हेतु यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जॉर्डन में है, मुवाफक सल्टी एयरबेस है, तुर्की में भी है, इस्लिक एयरबेस तुर्की में मौजूद है, जहां से अमेरिका अपने फ्लीट का संचालन करता है। अगर कहीं पर भी युद्ध की स्थिति हो तो इसे वो एयरबेस मान के यहां से संचालन करता है। अब मुस्लिम देश क्या इस्लामिक नाटो बनाएंगे? क्या इस बात के संकेत मिल रहे हैं? यह भी समझने की बात है, क्योंकि इजराइल हमास युद्ध और अब ईरान पर अमेरिका का हमला खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या मुस्लिम देश एक रक्षा गठबंधन बनाने की सोच रहे हैं, जिसे मुस्लिम नाटो कहा जा सकता है? इस्लामी और अरब देशों के बीच जो व्यापक स्थिति है उसे भी समझने की जरूरत है, क्योंकि व्यापक सुरक्षा गठबंधन की मांग तेज हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या इससे इस्लामिक नाटो का उदय हो सकता है? ऐसा कोई भी गठबंधन भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है। तुर्की के हथियारों की खेप, पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति और सऊदी अरब के पैसे का कॉकटेल तैयार होने के कवायद को लेकर अमली जामा पहनावा जाना चाहिए। क्या इस्लामिक देश नाटो बना सकते हैं? इस्लामिक नाटो कैसा होगा, आपको बताते हैं। यह समझने की जरूरत है, क्योंकि इस्लामिक नाटो इस्लामिक और अरब देशों का संभावित रक्षा गठबंधन है। अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय देशों को नाटो जैसा हो सकता है। अभी आपने देखा कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो तमाम नाटो देशों ने इकट्ठा होकर किस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट किया, चाहे वो पैसे की बात हो, मदद की बात हो, हथियार की बात हो। तो क्या मुस्लिम देश भी अपना एक ऐसा ही नाटो संगठन बना सकते हैं कि अगर किसी एक मुस्लिम देश पर हमला किया जाएगा तो तमाम मुस्लिम देश उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे और वो मानेंगे कि जो आपने उस देश पर हमला किया तो ये हमारे ऊपर भी हमला है। अब सितंबर 2025 में मिस्र की ओआईसी की बैठक हुई। उसमें इस बात का प्रपोजल रखा गया कि एक सदस्य देश पर हमला करते हैं तो सभी पर इसे सामूहिक हमला माना जाए। बिल्कुल नाटो के आर्टिकल 5 से मिलता जुलता है, आर्टिकल 5 की तरह है यह तरीका। यह बैठक कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल के हमले के बाद हुई थी। साल 2000 में भी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी ने ही ऐसा प्रावधान रखा था। जीसीसी के 6 सदस्य देश जो कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझने की जरूरत है कि ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंका और अमेरिका के दोस्त जो कि सऊदी अरब का ईरान के साथ देने का वादा है, क्या इसका इशारा यह है कि ट्रंप के खिलाफ मुस्लिम देश खड़े होंगे? रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर राजन जाम्बाल क्या कहते हैं, एक बार सुनिए। ऐसे हालत में क्या अमेरिका ईरान पे हमला करेगा? देखिए, बोल तो दिया ट्रंप साहब ने कि हेल्प इज ऑन द वे, मदद है, बिल्कुल पास है, आप लड़ते रहिए। पर ग्राउंड सिचुएशन ये है कि जून के बाद काफी डी इंडक्शन करी थी अमेरिका ने अपने जो 19 बेस हैं उनके मिडिल ईस्ट में, उनसे काफी डी इंडक्शन करी थी। अभी जो कतार में एक बेस है उसको फिर से इवैक्यूएट किया गया है। हालांकि कुछ बेसिस को उन्होंने अभी रीइंफोर्स भी किया है, पर फिर भी जो जून में इनकी स्ट्रेंथ थी मिडिल ईस्ट में उससे काफी कम है। अब यह समझने की जरूरत है कि भारत के लिए आखिर ईरान क्यों जरूरी है। आपको समझना होगा ईरान में टेंशन से भारत पर क्या असर पड़ सकता है, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ईरान भारत के कच्चे तेल का भरोसेमंद साथी रहा है, लेकिन ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते बड़ा असर पड़ा है। 2018-19 में भारत ने ईरान से 12.3 अरब डॉलर का कच्चा तेल लिया था, जो कुल आयात का करीब 8.5% है। लेकिन 2025 में यह गिरकर महज 0.04% रह गया। यानी कि भारत के लिए ईरान की जो कारोबारी क्षमता है वो कारोबारी साझेदारी, इसके अलावा यूरेशिया का एंट्री गेट भी है, क्योंकि ईरान का जो चहबार पोर्ट है उस पोर्ट के लिए 13 मई 2024 को 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था।
2026 के मध्य तक चाबार जैदान रेलवे लिंक के पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। इसमें भारत के लिए पाकिस्तान को बाईपास कर, मतलब आपको पाकिस्तान को बाईपास कर देंगे और वो अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक सीधी पहुंच आपकी बन जाएगी। आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आखिर ईरान, जहदान, चाबार पोर्ट और पाकिस्तान, ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं ये चाबार पोर्ट है। ये अगर सामुदायिक दृष्टि से देखा जाए, व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए कि ये भारत है, ये भारत है और ये ईरान है। अब आपको अगर ये पोर्ट बन जाता है जिसके लिए कि दोनों देशों में काम चल रहा है, बहुत तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है, तो भारत अपना जितना भी व्यापार है वो यहाँ से सीधे करेगा। यहाँ पर एक रेलवे कनेक्टिविटी भी बनने जा रही है, तो यहाँ से व्यापार होगा। ये पाकिस्तान है, आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पाकिस्तान को बाईपास करेंगे और सीधे चले जाएंगे ग्वादर पोर्ट से होते हुए और आप यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ से ये पूरा रास्ता होते हुए आप दूसरे देशों में यानी कि दूसरी जगह निकल जाएंगे। तो ये व्यापारिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान में लगातार विवाद है, इसलिए व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित होती रहती हैं। और यही कारण है कि ये भारत और ईरान को कनेक्टिविटी देता है और ईरान से यहाँ होते हुए आप तमाम दूसरे मिडिल ईस्ट देशों में निकल जाते हैं, यूरोप में चले जाते हैं, रशिया तक आप चले जाएंगे, तो रशिया से जो आपका व्यापार है वो सीधे यहाँ हो जाएगा, क्योंकि आजकल व्यापारिक दृष्टि से भारत और रशिया में बहुत सारे समझौते हो रहे हैं। तो इसलिए ये ग्वादर पोर्ट और ये चाबार पोर्ट ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पर अमेरिका की नज़र है, इस पर भी अमेरिका की नज़र है, यूएस की नज़र है, लेकिन ईरान इन दोनों पर नजर नहीं टिकाने देता। ये तमाम सारी चीन भी यहां पर नजर लगाए हुए है। लेकिन इस बीच ईरान पाकिस्तान में विवाद क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। पहले इनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो ईरान ने सपोर्ट पाकिस्तान को किया था, लेकिन अब तलखियां बन गई हैं। ईरान में हुई हिंसा में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। आंदोलन तो जेन ज़ी ने शुरू किया था, लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस आंदोलन को पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से आए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हिंसक रूप दे दिया है। ईरान में हिंसा का जो पैटर्न है वो ठीक वैसा ही है जैसा बांग्लादेश में है। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है, इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान आतंकी और स्लीपर सेल ट्रेनिंग लेकर ईरान में घुसते हैं। आप समझिए कि आखिर ईरान और पाकिस्तान में टकराव की वजह क्या है, क्यों ईरान में हिंसा के लिए पाकिस्तान का हाथ ही बताया जा रहा है। क्योंकि आजादी के बाद पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने ही मान्यता दी थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर अब दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर लगातार टकराव है। दोनों देशों के बीच 990 किलोमीटर की सीमा है और ईरान का पाक पर सुन्नी आतंकी गुटों को पनाह देने का भी आरोप लगता है। जैश अल अदल जैसे गुटों पर, ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले का आरोप है। पाक का ईरान पर बलूच जो अलगावादी गुटों को छुपाने का भी आरोप लगा हुआ है। ईरान शिया मुस्लिम देश है, खुद को दुनिया भर के शियाओं का लीडर वो मानता है, और पाकिस्तान सुन्नी मुस्लिम देश है, सुन्नी बहुल देश है और उसके सऊदी अरब से गहरे रिश्ते हैं। ईरान के चाबर पोर्ट में भारत का निवेश भी पाक को लगातार खटकता रहता है। पाक लगातार इसे लेकर बयानबाजी करता रहता है। तो क्या ईरान में दंगों के पीछे CIA, मोसाद और ISIS का हाथ है? रक्षा विशेषज्ञ तमाम तरह की बातों का जिक्र करते हैं। रक्षा विशेषज्ञ रंजीत क्या कहते हैं, सुनिए। अब सब लोग पूछ रहे हैं कि ये ईरान के पीछे जो हो रहा है अमेरिका का, ISI, CIA, मोसाद का हाथ है। अरे आजकल इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसीज का बहुत महत्वपूर्ण काम है। CIA अमेरिका को बताता है, ट्रंप साहब को प्रेसिडेंट, क्या हो रहा है ईरान में, टीवी दिखाता है। ISI बताता है, CIA, मोसाद ईरान की सब हालत बताता है इजराइल की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री नेतान्याहू साहब की बड़ी कोशिश है कि दबा के रखो ईरान को, क्योंकि ईरान हथियार देता है हुती, हमास और हिजबुल्लाह को। तो मिडल ईस्ट में बहुत तकलीफ है, क्योंकि ईरान में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं रिबेलियन में।
अब ईरान में शिया सुन्नी विवाद क्या है, उनकी आबादी क्या है, यह समझने की जरूरत है। विवाद मैंने आपको बताया, लेकिन ईरान में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय हैं, लेकिन बहुसंख्यक आबादी है। संविधान के तहत संविधान क्या कहता है? संविधान के तहत शिया इस्लाम वहां का आधिकारिक धर्म है। सर्वोच्च नेता, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, सभी संस्थाएं शिया के नियंत्रण में हैं। अगर कुल मिलाकर कहें तो शिया धर्म शिक्षा का वैश्विक केंद्र है और मशहद इमाम रजा की दरगाह है। ईरान में शिया की आबादी 90 से 95% है और सुन्नी आबादी वो 5 से 10% है। ईरान की सेना, जिसे IRGC कहते हैं, और न्यायपालिका, यहां तक कि मीडिया भी सब शिया धार्मिक ढांचे से जुड़े हैं। सुन्नी आबादी ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों में है। कोई सुन्नी राष्ट्रपति, सर्वोच्च नेता या फिर IRGC प्रमुख नहीं बना, ना ही सेना में उच्च पदों पर है। तेहरान में आज तक बड़ी सुन्नी मस्जिद की अनुमति भी नहीं मिली है, नहीं बन पाई है। आप इस बात को लेकर समझ सकते हैं। खमनेई की सेना, खमनेई की व्यक्तिगत पर्सनल सेना है, उसकी ताकत के बारे में आपको बताते हैं।